अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जो हमारी KVS एंड NVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम देखते हैं जो क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 10 है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम इस टॉपिक्स या इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो सबसे पहले इसमें जिक्र आ जाता है सेल साइकिल का, कि सेल साइकिल क्या होती है। अगर इसकी हम बात करें तो दिस इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes other cell constituents and eventually divides into the two daughter cells is known as cell cycle। अब जो सेल साइकिल होते हैं इसके इवेंट को भी हमने डिवाइड किया है। तो आपके NCERT में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अलग अलग टाइप की फेजेस के बारे में जिक्र है, जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इंटरफेस की अगर इसी में आपका जिक्र आ जाता है तो G1 को हम लोग गैप 1 फेज बोलते हैं, S फेज को सिंथेटिक बोलते हैं, G2 को गैप 2 फेज बोलते हैं। अब इन जनरल अगर देखें तो जो इंटरफेस होता है लॉन्गेस्ट पीरियड होता है एंड ऑक्युपाइज अराउंड 95% या 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। बाकी का जो 5% होता है वो तो उससे डिवाइड करने का M डिवीजन हो जाता है, लेकिन बाकी इंटरफेस जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं वही 90% टाइम कंज्यूम कर ले जाता है। तो इन जनरल अगर देखें तो इंटरफेस इज नॉट अ बेसिकली रेस्टिंग फेज बट इट इज़ अ टाइम ऑफ एक्टिव डिवीजन। यहाँ पे क्या होते हैं, सेलुलर कंस्टिट्यूएंट के सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स बनते हैं, RNAs बनते हैं जो आगे डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो S फेज होता है यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं डुप्लीकेट करते हैं और DNA हमेशा रेप्लिकेट करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसमें G0 फेज होती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करना चाहती हैं, वो क्या होती है क्विसेंट स्टेट में चली जाती हैं, तो उसको G0 हम लोग बोल देते हैं। और जब उनको लगता है कि मुझे डिवाइड करना चाहिए तो फर्दर एक्टिवेट हो जाती है। फिर यहाँ पे जो हमें डिटेल स्टडी करनी है वो माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में करनी है। यहाँ पे आपको पता है कि लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा है कि अलग अलग फेजेस होती हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये फेजेस आपके दो के दोनों जगह पे आएंगे, इधर इट इज़ अ माइटोसिस और इट इज़ अ मियोसिस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि माइटोसिस में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी फेजेस होती हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो माइटोसिस ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, दैट मीन्स यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो इक्वली डिवाइड होगा बिटवीन द बोथ द सेल्स। दैट मीन्स दो के दोनों सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे, ठीक है, 23 पीरियड जाएंगे। दैट मीन 23 चले जाएंगे, ठीक है, इक्वल। इस वजह से इसको इक्वेशनल बोलते हैं। अब अगर हम इसकी फेजेस की बात करें तो पहली फेज़ वही प्रोफेज आ जाती है। प्रोफेज के अंदर कॉइलिंग कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन फाइबर्स का, जिससे वो हल्के फुल्के क्रोमोसोम के जैसे दिखेंगे। मेटाफेज के केस में क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर सारे क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। एनाफेज में क्या होगा, अपोजिट तरफ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। टीलोफेज में क्या होता है, फिर से जो प्रोफेज होती है जस्ट रिवर्ट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेगी और जो सेल्स होंगी वो डिवाइड होने लगेंगी। बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस आता है, डेट मीन्स हमने न्यूक्लियर का डिवीजन तो कर लिया, अब हमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कौन सा है। अगर एनिमल सेल है तो सेल फरो से जरिए होता है, अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट से होता है। क्वेश्चन ये पूछ देता है इन केस ऑफ प्लांट द साइटोकाइनेसिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये बनाता है गोल्जी बॉडी हमारे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हमने जितनी भी फेजेस पढ़ी हैं, चाहे वो प्रोफेज हो, चाहे मेटाफेज हो, एनाफेज हो, टीलोफेज हो, हर एक फेज़ के बारे में आप इंपॉर्टेंट और बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम प्रोफेज की बात करें तो कॉइलिंग कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये उसका मूल है। ऐसे ही मेटाफेज की बात करें तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। तो हर एक फेज़ के बारे में ऐसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, भाई क्या महत्व है हमारा माइटोसिस का, क्यों होता है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए फॉर ग्रोथ के लिए, फॉर रिपेयर के लिए, फॉर रीजनरेशन के लिए। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, इट इज़ द ओनली मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसी के ज़रिए सिर्फ वहाँ पे डिवीजन हो सकता है। इट मेंटेन्स जेनेटिक कंटिन्यूटी, ठीक है, इससे जेनेटिक कंटिन्यूटी बनती है और ये हमने बता ही दिया था कि ये ग्रोथ में, रिपेयर में, रीजनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारा आता है मियोसिस। अगर हम मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि ये क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं टू हाफ। और इसको अगर हम देखें जो टर्म मियोसिस था इट वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे। इसमें क्या है, बहुत सारी फेजेस होती हैं, ठीक है, वही प्रोफेज, मेटा, एना और टीलो। अब इसमें जो प्रोफेज 1 होती है काफ़ी लंबी होती है, क्यों, इसके अंदर फर्दर आपके सब फेजेस होती हैं। जैसे इसके अंदर फर्दर सब फेजेज होती है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब ये जो प्रोफेज 1 की फेजेज हैं यहीं से क्वेश्चन उठा देता है कि भाई कौन सी फेज़ के अंदर कौन से
चीज़ें अकर हो रही हैं। तो अगर हम बात करें लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन के अंदर अगर देखें तो लेप्टोज में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट ड्यू टू कंडेंसेशन एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम। लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया, पैचिटीन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, जो जाइगोटीन होता है सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन के अंदर देखिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसोल्यूट कर जाता है, डायनिएसिस में टर्मिनेशन ऑफ कास्मेटा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो कीवर्ड्स हैं ये आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, फिर प्रोफेज 2 के अंदर वही सारी स्टेजेस फिर से रिपीट करती है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, रिकम्बिनेशन क्या होता है, इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्सचेंज, अगर क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो इट इज़ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। इट इज़ ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकम्बिनेज। दूसरा यहाँ आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। अगर हम बात करें तो मियोसिस जो होता है मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दूसरा वेरिएशंस हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल का भी काम करता है। ठीक है, फिर अगर हम डिफरेंस की बात करें माइटोसिस और मियोसिस में, ठीक है, तो डिफरेंसेस आप अपने आप लिख लोगे। अगर आपका दोनों स्टेप्स आपने डिटेल में पढ़ा है तो अपने आप डिफरेंस वहाँ क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें माइटोसिस जो होता है सोमैटिक सेल्स में होता है, मियोसिस जो होता है जर्म सेल्स में होता है। माइटोसिस में सिर्फ एक डिवीजन होगा, मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं। यहाँ पे 2 डिप्लॉयड सेल्स बनती हैं, लेकिन मियोसिस के केस में 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। यहाँ पे माइटोसिस में आइडेंटिकल बनती हैं, लेकिन वहाँ पे जेनेटिकली डिसिमिलर सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स अगर आप इस वाले चैप्टर से कवर कर लेते हो, देखा तो जो चैप्टर है काफ़ी छोटा है, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ज़रूर, क्योंकि इंटरफेस से चाहे पूछ ले, चाहे ये जो फेजेस होती हैं मियोसिस माइटोसिस इनसे पूछ ले, क्वेश्चन तो बनता है और आना ही रहता है, चाहे मैच में पूछे, चाहे लॉन्ग में, चाहे डिस्क्रिप्टिव में, या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मियोसिस की जो डिप्लोटीन है, पैचिटीन है, इन स्टेजेस को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस वजह से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ऐसे और वीडियोज़ आपको देखनी है तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।